है कि मोशन हो क्यों रहा था, मोशन के पीछे कारण क्या था, व्हाट इज द काउज ऑफ मोशन। तो मोशन का जो काउज है वो है हमारा फोर्स। अब मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया, फोर्स क्या है, तो पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तो फोर्स दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा हो, मानो इधर से भी 50 न्यूटन इधर से भी 50 न्यूटन, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स हो जाएगा 0। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या था कि अब मानो इस ऑब्जेक्ट पे इधर से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से 60 न्यूटन का, तो अगर हमने इस डायरेक्शन को प्लस लिया तो ये डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। तो अगर इस तरफ के फोर्स को हम प्लस 50 न्यूटन लिखेंगे तो ये हमको माइनस 60 न्यूटन लिखना होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, माइनस 10 न्यूटन। यहाँ पे माइनस 10 कुछ और नहीं, सिर्फ हमको डायरेक्शन बता रहा है कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है। अब जो आपका 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये हमारा ब्लॉक है, अब 10 न्यूटन का फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में था और इस डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव लिए थे, इसलिए यहाँ पे हमारा माइनस 10 न्यूटन आया। इन सारी बातों को जान लेने के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऐसा नहीं है कि इसकी शुरुआत न्यूटन साहब आए उन्होंने ही किया, नहीं। न्यूटन साहब से पहले एरिस्टोटल ने कहा था कि दुनिया में हर ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट रेस्ट है, यानी कि दुनिया में कुछ भी है उसको फेंको वो रेस्ट में आएगा। एक बॉल है, बॉल को ग्राउंड पे फेंके, बॉल थोड़ी देर में रेस्ट में आ जाएगा। तो एरिस्टोटल साहब का कहना था कि दुनिया का जितना भी ऑब्जेक्ट है सबका नेचुरल स्टेट रेस्ट है। कुछ दिनों तक यही मान्यता रही समाज में। उसके बाद आए हमारे गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उनका एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक प्लैंक लिया, फिर कुछ इस ढंग का स्ट्रक्चर लिया, फिर ऐसा जितना डिग्री का एंगल यहाँ है उतना डिग्री का ही एंगल यहाँ भी है। मानो ये अगर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन से h हाइट पे है तो यहाँ भी हाइट क्या है हमारा, h ही है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि एक बॉल, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सरफेस है वो सरफेस फ्रिक्शन लेस सरफेस है। सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन लेस, यानी कि अब यहाँ पे हम बॉल को रखे, बॉल यहाँ से लुढ़कता हुआ नीचे आया, फिर यहाँ से आगे, फिर यहाँ से ऊपर। हम लोगों ने देखा, यहाँ पे गैलीलियो साहब ने देखा कि बॉल जो है h हाइट पे आने के बाद, बॉल जब h हाइट पे आ गया तो बॉल रेस्ट में आ गया, यानी कि यहाँ पे बॉल रेस्ट में था, फिर बॉल h हाइट पे आने के बाद रेस्ट में आ गया। फिर उन्होंने क्या किया कि इसके इंक्लिनेशन को बढ़ाया और यहाँ भी h हाइट तक ही रखा उन्होंने। अब अगर यहाँ पे हमारा लेंथ x था तो यहाँ पे भी लेंथ हमारा x था और ये दोनों लेंथ हमारा इक्वल है। लेकिन अब जब इंक्लिनेशन बढ़ गया तो ये लेंथ अगर y है तो y क्लियरली हमारा ग्रेटर देन x होगा। अब उन्होंने बॉल को रोल करवाया, बॉल रोल होता हुआ फिर h हाइट तक आया, यानी कि बॉल पहले से x से ज्यादा डिस्टेंस y यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन रेस्ट कहाँ पे हुआ जाके, h हाइट पे। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और किया, अब उन्होंने इस इंक्लिनेशन को और बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमारा इस साइड का लेंथ z हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्लियर है कि z जो है वो ग्रेटर है किससे, y से।
अब बॉल यहां से रोल हुआ और उसके बाद जेड डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ एच हाइट तक आने के बाद रेस्ट में आ गया। एच हाइट तक आने के बाद रेस्ट में आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले एक्स लेंथ ट्रेवल किया, फिर एक्स लेंथ ट्रेवल करके स्टॉप हो गया। लेकिन जब इंक्लिनेशन बढ़ा दिए तो लेंथ वाई ट्रेवल किया, लेकिन हाइट कहां तक गया? एच तक। यानी कि जिस हाइट से उसको रिलीज किए उसी हाइट तक वो जाके रेस्ट में आ रहा है। सरफेस क्या है हमारा? फ्रिक्शन लेस है। सरफेस हमारा फ्रिक्शन लेस है। तो अब उनके दिमाग में क्या बात आई कि अगर इसको एच हाइट से हम रिलीज करें और उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रीली जाने के लिए छोड़ दें, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस, इसके लिए हम लोग इन्फिनिटी तक अवेलेबल करवा दिए इस बॉल के लिए। तो अब ये बॉल का टेंडेंसी क्या होगा? हम लोगों ने देखा कि जितना भी लेंथ बढ़ा दें एच हाइट तक ये बॉल ट्रेवल कर ही रहा था। तो अब जब इस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टली जाने दे रहे हैं तो इसका हाइट कहां पे जाके एच होगा? इन्फिनिटी पे जाके एच हाइट होगा। तो यानी कि यहां से गैलीलियो साहब क्या बोल दिए हम लोगों को कि अगर बॉल को हम रोल कर दें तो ये बॉल जाता ही रहेगा जब तक कि इसको हाइट एच ना मिल जाए। और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कभी हाइट एच आएगा ही नहीं, इन्फिनिटी तक ये बॉल चलता ही रहेगा। यानी कि अगर हम एक बॉल को मोशन में ले आए तो वो बॉल मोशन में ही रह जाएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो ये न्यूटन साहब का जो पहला गति नियम है वो गैलीलियो साहब ने ही दे दिया था। उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में आने वाले चेंज को रजिस्ट करता है। यानी कि कोई बॉल अगर रेस्ट में है तो वो अपने रेस्ट के पोजीशन में बना रहना चाहेगा। इसके लिए मददगार कौन है? इनर्शिया। तो अब इनर्शिया को हम लोग ऐसे समझें कि एक बॉल ये है हमारा जिसका मास है 500 kg और दूसरा बॉल है हमारे पास ये जिसका मास है 5 kg। अब दोनों ग्राउंड पे रखे हुए हैं, दोनों को हमने ग्राउंड पे रख रखा है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि जाओ दोनों बॉल के पोजीशन को चेंज कर दो, दोनों बॉल रेस्ट में हैं, दोनों को मोशन में सेट कर दो, दोनों में मोशन प्रोड्यूस करो, तो आप किस में आसानी से स्टेट को चेंज कर दीजिएगा? 5 kg के बॉल को आसानी से हम लोग चेंज कर देंगे। थोड़ा फोर्स लगाए, ये बॉल मोशन में आ गया। लेकिन इस बॉल के पोजीशन को चेंज करने के लिए, इस बॉल के स्टेट को चेंज करने के लिए हमको मोर फोर्स अप्लाई करना होगा। अगर मानो इसको हम लोग 100 न्यूटन के फोर्स से हटा दिए तो इसके लिए हमको 10,000 न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा। इसको अगर एक बॉय जाके हटा दिया तो इसके लिए कम से कम हमको 12 बॉयज की आवश्यकता होगी। तो ऐसा इन दोनों बॉल के पास क्या है कि इसके स्टेट को चेंज करने में हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा और इसके स्टेट को चेंज करने में हमें कम एफर्ट लगाना पड़ा। तो जब इस बात की तहकीकात में हम लोग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया इसके पास ज़्यादा मास है, इसके पास ज़्यादा मास है और इसका मास लेस है। तो अब हम लोग बोलते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, या इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। यानी कि अब जितना ज्यादा मास होगा, मास इंक्रीज किए, इनर्शिया भी इंक्रीज हुआ। अब आप लोग याद कीजिए अपने बेंच पे एक पतला दुबला सा लड़का है, एक मोटा सा लड़का है। आप किसको आसानी से पुश करके बेंच से बाहर कर देते हो?
जो पतला है। तो जो पतला है और जो मोटा है, दोनों के बीच किसका डिफरेंस किसका है? मास का। तो मास को हम लोग बोलते हैं, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के पास जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। तो अब इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में जानते हैं। इनर्शिया को 3 टाइप्स में बांटा गया है। अब इनर्शिया को जानने से पहले हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जान लेते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस और अनटिल एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यहाँ पे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की बात कही गई है। एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई होगा वो कैसा होगा? अनबैलेंस्ड, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स का नेट इफेक्ट 0 हो जाता है और वो उसके स्टेट में कोई चेंज लाता नहीं है। तो अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग जान गए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमसे कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना हो। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ग्राउंड पे, तो हम सब जान रहे हैं कि जब हम इसको हटाने के लिए जाएंगे तभी ये डिस्प्लेस होगा, यानी कि हमने इस पे नेट फोर्स अप्लाई किया। अभी इस पे जब ब्लॉक पड़ा हुआ है तब इस पे एक फोर्स लग रहा है mg, जो कि इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ग्राउंड इस पे फोर्स लगा रहा है एक नॉर्मल फोर्स। जितना अमाउंट mg का है उतना ही अमाउंट n का भी है, इसलिए ये दोनों फोर्स स्वतः काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। तो अब हम जो भी देखेंगे तो ऑब्जेक्ट पे जब एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तभी उसमें मूवमेंट आएगा। तो अगर इस पे हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिए तो अब ये फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम जान गए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाह रहा है। अब इसका ढेरों एग्जाम्पल हमारे रियल लाइफ में है। हम सभी लोगों ने बस पे सफ़र किया है। जब बस रुकी हुई रहती है तो क्या होता है? हमारा पूरा बॉडी बस के साथ रेस्ट में रहता है। लेकिन अब बस सडनली स्टार्ट हुआ, तो बस जैसे ही स्टार्ट हुआ तो अब स्टार्ट होते ही क्या हुआ? हमारा लोअर बेस, हमारा सीट जो है, हमारा शरीर जो है सीट के साथ अटैच्ड है। जैसे ही बस मोशन में आया हमारा लोअर पोर्शन मोशन में आ गया, और हमारा अपर पोर्शन जो है, जो कि अभी बस के कांटेक्ट में नहीं है, वो चाहता है कि नहीं मैं रेस्ट में ही रहूं, और वो अपने रेस्ट के पोजीशन को मेंटेन करने के लिए पीछे की ओर बेंड होता है। तो ये बता रहा है कि नहीं आप आगे जा रहे हो, मैं पीछे ही रहूंगा। अगर इसे हम लोग देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। कॉपी देना। अब जैसे देखिए ये हमारे पास रेस्ट में है दोनों। अब मैं अचानक कॉपी को मोशन में लाऊंगा। अब क्या हुआ? ये डस्टर जो है हमारा उसी जगह पे रह गया और कॉपी हमारा मोशन में आ गया। अब इसके अपोजिट ये तो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है हमसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना हो। ठीक, आप लोग देखे होंगे कि आपका दोस्त अगर दरी पे खड़ा है और आपने दरी को अचानक खींच लिया तो क्या होगा? दोस्त गिर जाएगा। फिर आप लोगों ने एक ऐसा किया होगा एक्सपेरिमेंट, एक पोस्ट कार्ड लिया होगा, पोस्ट कार्ड को ग्लास के ऊपर रखा, पोस्ट कार्ड के ऊपर 5 रुपए वाला सिक्का रखा। अब पोस्ट कार्ड को हम तेजी से प्रेस करेंगे, उस पर फोर्स लगाए, पोस्ट कार्ड मोशन में आ गया, लेकिन पोस्ट कार्ड के ऊपर रखा हुआ सिक्का सीधा ग्लास में गिरा। तो यहाँ पे क्या हुआ? पोस्ट कार्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन उसके ऊपर जो रखा हुआ सिक्का था वो अपने स्टेट को चेंज नहीं किया।
वो रेस्ट में ही रहा और वो उसी पोजीशन पे नीचे गिरा। ठीक है, तो ये हो गई बात इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। अब हम लोग चर्चा करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। तो अब इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि बस चल रही है, बस के साथ हम लोग मोशन में हैं। अब सडनली ब्रेक लगा, बस स्टॉप हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर झुकते हैं। हुआ क्या हमारे साथ, बस जैसे ही स्टॉप हुआ हमारा लोअर सरफेस जो बस के कांटेक्ट में था वो तो सडनली स्टॉप हो गया, लेकिन अपर पार्ट हमारा हेड ये क्या चाह रहा था कि नहीं हम मोशन में ही रहें। हम मोशन के स्टेट में थे तो हम मोशन के ही स्टेट में रहें और उसी स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम लोग आगे झुकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर सडनली ब्रेक लगा तो पैसेंजर कांच तोड़ के बाहर, किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। बस तो रेस्ट में आ गई लेकिन पैसेंजर क्या चाह रहा था, नहीं मैं तो मोशन में रहूंगा और भी आगे जाऊंगा। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन का एक और एग्जांपल समझते हैं। अब मानिए कि ये एक ट्रक है और ट्रक के ऊपर 5 टन का एक आयरन का टुकड़ा रखा हुआ है। अब बस सडनली ब्रेक अप्लाई किया ड्राइवर क्या किया, सडनली ब्रेक अप्लाई किया। अब क्या होगा, मानो कि इसको अगर टाइटली बांधा नहीं गया है तो बस ट्रक जैसे ही स्टॉप होगा, ट्रक तो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन ये जो फ्रीली यहाँ पे रखा हुआ है इसका क्या टेंडेंसी होगा कि हम मोशन में ही रहें और ये मोशन में रहने के कारण से आगे जाना चाहेगा। और ये कंपार्टमेंट अगर उतना मजबूत नहीं हुआ कि इसके फोर्स को रोक ले तो यहाँ पे दुर्घटना सिर्फ ब्रेक लगाने मात्र से ही हो जाएगी। ये आगे जाना चाहेगा और आगे जाने के क्रम में ड्राइवर को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं सफ़र में, अपना लगेज गाड़ी के ऊपर रखते हैं तो उसको टाइटली रोप के हेल्प से बांधते हैं, गाड़ी के साथ बांध देना पड़ता है। अगर नहीं बांधेंगे तो क्या होगा, अगर सडनली ब्रेक लगा कहीं पे तो पैसेंजर लोग तो अंदर रहेंगे लेकिन सामान उसी स्टॉप पे उतर जाएगा, फिर बाद में आप लोग ढूंढते रहना। ठीक है, तो ये बात हो गई इनर्शिया ऑफ मोशन की। अब हम लोग आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है हमसे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है तो वो अपने उसी डायरेक्शन में जाता रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा होता है तो वो चाहता है कि मैं स्ट्रेट लाइन पे ही जाता रहूं जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जैसे कि ये अगर जा रहा है तो स्ट्रेट ही जाता रहेगा और ये अगर मुड़ा तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि डस्टर जब तक सीधा जा रहा था तब तक तो ये सीधा है, अब यहाँ तक मैं इसको सीधा लाऊंगा, उसके बाद इसको यहाँ से टर्न करवाऊंगा, तब डस्टर के पोजीशन को हम लोग देखेंगे। क्या हुआ, यहाँ से हम लोग टर्न हो गए इधर, लेकिन डस्टर इसी डायरेक्शन में जाता रहा और इसी डायरेक्शन में आगे जाके गिर गया। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हमारे रियल लाइफ में भरे पड़े हैं। आप लोग देखते होंगे कि बस अभी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है, रोड स्ट्रेट है, अचानक शार्प टर्न आया तो बस जैसे ही मुड़ती है तो आप लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ते हैं। क्यों मुड़ते हैं, पहले हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब बस मुड़ गई इधर, लेकिन हमारा शरीर चाह रहा है कि नहीं हम इधर ही जाएंगे, अपने प्रीवियस डायरेक्शन में ही
हम जाते रहें, इसके लिए हम प्रीवियस डायरेक्शन में ही झुकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया को फिर से एक बार डिफाइन करें। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। यानी कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसके कारण से ये अपने पोजीशन में बने रहना चाहते हैं। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मास के रूप में इनर्शिया को भी समझ लिए और हम लोग जाने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करना है तो हमको फोर्स लगाना होगा, और फोर्स किस रिस्पेक्ट में लगाना होगा? तो उसके मास के अकॉर्डिंग। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हमको फोर्स अप्लाई करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा इनर्शिया है, और जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा रजिस्ट करेगा। तो अब हमको यहाँ से एक छोटा एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा एक स्लोप है, ये दूसरा स्लोप है। एक दिन इस स्लोप से एक बॉल के आकार का स्टोन था जिसका मास था 1 kg, रोल होता हुआ नीचे आ रहा था। तो एक स्टूडेंट को बोले कि जाओ भैया इसको रोक लो, ये अभी मोशन में है, इसको जाके स्टॉप कर दो। एक भैया गया, यहाँ पे खड़ा रहा और इसको यहाँ पे स्टॉप कर लिया। ठीक, अगले दिन इसी भैया को दूसरा काम बोला गया। अब भैया को क्या बोला गया कि भैया जाओ स्लोप के पास से एक स्टोन लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है, आप जाके उसको रेस्ट में कर दो, उसको स्टॉप कर दो। भैया बोला मैंने तो कल भी किया है, आज भी जाके कर दूंगा। भैया गए। अब इस स्टोन का वेट था 1000 kg। अब इस स्टोन का वेट था 1000 kg, यानी कि इसके इनर्शिया से 1000 टाइम्स इसका इनर्शिया था। अगर इसको स्टॉप करने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स लगा होगा तो इसको स्टॉप करने के लिए 50,000 या 5 लाख न्यूटन फोर्स की आवश्यकता होगी, जो ये अकेला लगाने में असमर्थ होगा। अब ये क्या करेगा? ये बंदा इसको रोक सकेगा? कभी नहीं रोक सकेगा। अब क्या करेगा? ये बोलेगा भागो, नहीं तो हड्डियों का चूरमा बना देगा। तो ये थी हमारी बात मास से रिलेटेड, किसकी? इनर्शिया की। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट लॉ को जान चुके हैं। फर्स्ट लॉ के कुछ फिनोमेना को भी हम लोगों ने देखा। फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने सबसे पहले इनर्शिया को जाना, उसके बाद इनर्शिया के टाइप्स को जाना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को जाना, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट को जाना। अब इसके बाद बात आती है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है। न्यूटन के सेकेंड लॉ को जानने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ को जानने से पहले हमें जानना होगा मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके पास मास तो होगा ही होगा, और ये अगर किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो इसका मोमेंटम इक्वल्स टू हो गया मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि मोमेंटम क्या है, जस्ट हमने मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, तो जो डायरेक्शन हमारा वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन हमारा मोमेंटम का भी होगा। मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के समान ही होगा। तो अब बात करते हैं मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब मानिए कि
ये राम है जिसका मास 40 kg है और ये जो है 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मोमेंटम में हम लोगों ने क्या क्या जान लिया? मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि मोमेंटम का यूनिट हो गया हमारा केजी मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक लड़का है जिसका मास है 40 kg और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब इधर से भी एक लड़का है हमारे पास, इसका मास है 20 kg और ये रन कर रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोनों के मोमेंटम को, दोनों के मोमेंटम को। तो यहाँ पे इसका मोमेंटम हो जाएगा, फर्स्ट वाले का मोमेंटम हो जाएगा हमारा मास यानी कि 40 इंटू 2 इक्वल्स टू 80 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये जो लड़का है 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसके मोमेंटम को अगर हम लोग देखें तो अब हमें कैसा लगेगा कि कोई 80 kg का लड़का 1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसको देख लेते हैं, इसका मोमेंटम क्या होगा? वेट मास 20, वेलोसिटी 4 इक्वल्स टू 80 kg मीटर पर सेकेंड। अब यहां से हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि एक लड़का जिसका मास था 20 kg और वो रन कर रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका भी मोमेंटम आया हमारे पास 80 kg मीटर पर सेकेंड। और एक लड़का जिसका मास था 40 kg और वो 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उसका भी मोमेंटम आया 80 kg मीटर पर सेकेंड। अब अगर इन दोनों को हम कोलिजन के लिए फ्रीली छोड़ दें तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे पे इक्वल इम्पैक्ट डालेंगे, दोनों एक दूसरे पे इक्वल इम्पैक्ट डालेंगे। तो इसलिए आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई धीरे धीरे चल के आ रहा है और आपको धक्का देता है तो वो असर कम होता है। अगर वही लड़का दौड़ता हुआ आया आपको धक्का दिया तो आप भी तेजी से मोशन में आ जाओगे, होता है ना ऐसा। अब सबसे फेवरेट सीन सीआईडी देखते हैं हम लोग। सीआईडी में दया को देखा होगा, दया भारी भरकम शरीर वाला। यूज कब आता है दया का? दरवाजा तोड़, दया दरवाजा तोड़। दया क्या करता है? दरवाजे के पास खड़ा होकर धक्का देता है? नहीं, दया 2 कदम पीछे, दया 2 कदम पीछे। अब 2 कदम पीछे से दौड़ता हुआ आया और तब धक्का दिया। तो आप लोग अभी तक फिजिक्स को समझे थे उसके दौड़ने में? नहीं, दया ने दौड़ के क्या किया? अपने मोमेंटम को इंक्रीज किया। पहले दया अगर 100 kg के वेट से मास के साथ उसको पुश कर रहा था, तो अब दया अगर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से रन करके आ रहा है तो अब वो 500 kg के वेट से उसको पुश कर रहा है। तो दया के दौड़ने के पीछे फिजिक्स था। ठीक, तो अब हम लोग मोमेंटम को समझ गए हैं। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड हुआ। और इसका अगर सीजीएस यूनिट हम लोग देखें, सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड।
यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके मोमेंटम में चेंजेस आएगा। क्या आएगा? उसके मोमेंटम में चेंजेस आएगा। और रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में मोमेंटम में कितना चेंज आया, वही हमको क्या बताएगा? फोर्स। तो अब न्यूटन का सेकेंड लॉ हमसे कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अगर इसको, ये तो हो गया स्टेटमेंट, बातों को समझ भी लिया हमने, हम लोगों ने जान लिया कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। अब बात आती है कि इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं कि कोई बॉल है हमारे पास A, ठीक है, जिसका मास है m, ठीक, और ये इनिशियली u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मास m है, u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब इस पे हम लोगों ने कोई फोर्स अप्लाई किया, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया F न्यूटन का, और वो भी कितने टाइम के लिए? t सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए? t सेकेंड के लिए। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक बॉल है जिसका मास है m, इनिशियली वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब हमने इस पे F न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया t सेकेंड के लिए, और हमने देखा कि t सेकेंड के बाद, ये जब t इक्वल्स टू 0 था, यहाँ पे टाइम जब 0 था, तो हमने देखा कि ये u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब हमने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, और आफ्टर टाइम t सेकेंड के बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब ये जो है v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब इसका वेलोसिटी क्या हो गया? v, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मोमेंटम क्या है। ये इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या है? PI मतलब इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल मोमेंटम हो गया हमारा mu। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी u था तो u हो गया। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आया? कोई भी चेंज हम लोग जो निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे भी चेंज इन मोमेंटम जो होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो अब P फाइनल क्या है हमारे पास? अब चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डेल्टा P से डिनोट करते हैं। डेल्टा P का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू mv माइनस mu। तो अब डेल्टा P इक्वल्स टू, हम लोग यहां से m को कॉमन ले सकते हैं, m इंटू वी माइनस u आ गया। अब हमारे पास है, अब हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब निकालेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन ये चेंज कितने टाइम में आया? t सेकेंड में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया हमारे पास m चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम।
अब हम लोग जान रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमको क्या बताता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमको बताता है कि फोर्स जो है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, थोड़ा मिटा इसको। अब हमारे पास आ गया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आया था हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम था m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहां के बाद f प्रोपोर्शनल। अब हम लोग जान रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू a। तो यहां से आ गया हमारे पास m इंटू a f। अब जहां पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाए हम लोग तो इक्वल का साइन दिए, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब इस कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास है 1, k का वैल्यू है 1। तो अब हम लोग यहां से आ गया फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो अगर हम, मेरे पास ज्यादा मास है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वही रखना है लेकिन हमको एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो फोर्स को बढ़ाना होगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे तब भी फोर्स बढ़ेगा, अगर हम लोग मास को बढ़ाएंगे तब भी फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन आ गया। यानी कि अगर मास को बढ़ाते हैं तब भी फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, मास को कम करेंगे तो फोर्स को भी कम होना होगा, एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे तो फोर्स को भी बढ़ना होगा, एक्सेलरेशन को कम करेंगे तो फोर्स को भी कम करना होगा। तो ये था हमारे पास सेकेंड लॉ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को डिराइव किया जा सकता है। क्या कर रहे हैं हम लोग अब, सेकेंड लॉ से क्या न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ की ओर जा सकते हैं, उसको समझा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये है हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ से डिराइव हुआ फोर्स का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे हम लोग फोर्स इक्वल्स टू मास, एक्सेलरेशन को हम लोग v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं। तो अब फोर्स टाइम को इधर ले आओ, F इंटू टी हो गया इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। कोई डाउट यहां तक नहीं है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे आते हैं, इसको इधर ही रहने दो। ठीक है, अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे आते हैं हम लोग। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर x वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो x से ही मूव करता रहेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो हमको फोर्स इक्वल्स टू कितना लेना होगा, 0। अब कितना फोर्स अप्लाई कर दिए हम लोग, 0 न्यूटन का, इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब इस टी को इधर 0 के साथ लाके मल्टीप्लाई किए, क्या हो जाएगा,
0, t को 0 के साथ मल्टीप्लाई किए, t हो गया 0। अब m माइनस एम यू को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो गया, प्लस एम यू इक्वल्स टू एम भी, दोनों साइड m कट गया, u इक्वल्स टू v। अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा हो तो जिस ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से हम लोगों ने सेटिस्फाई किया न्यूटन के फर्स्ट लॉ को विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ को जान लेने के बाद हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए अच्छा स्कोप होता है। आज मैं थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन करूंगा और न्यूमेरिकल के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अब हमारे पास है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 kg और इस पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई कर दिया 500 न्यूटन का। तो अब अगर हम आपस में पूछें कि इसका वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, तो आप लोग यहां पे कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हम लोग यहां से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 500 अपॉन 20, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ गया 25 यूनिट, वही होगा जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट चेंज नहीं होने वाला है, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो u इक्वल्स टू 0 था। हमसे पूछा गया v क्या होगा, टाइम क्या दिया गया है 5 सेकेंड का, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, v इक्वल्स टू u कितना है 0, a का वैल्यू 25 इंटू t का वैल्यू 5, v इक्वल्स टू क्या आ गया 125 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड के बाद 20 kg के ब्लॉक का वेलोसिटी हो जाएगा 125 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग और भी ज़्यादा सवाल करेंगे इस पे। आज मैं आपको न्यूटन का थर्ड लॉ समझा देता हूँ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ चिरपरिचित लॉ है, इससे हम लोग सब जानते हैं। किसी से भी पूछिए तो वो आपको न्यूटन का थर्ड लॉ बता देगा, फर्स्ट और सेकंड बताए या ना बताए थर्ड बता देगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। अगर आपसे कोई दुश्मनी रखता है तो आप भी उससे दुश्मनी रखते हो, मतलब जैसा आपका क्रिया होगा ठीक उसके विपरीत सामने वाले का प्रतिक्रिया होगा। आप पढ़ने की इच्छा रखोगे, टीचर पढ़ाने की इच्छा रखेगा, क्रिया होगा तभी प्रतिक्रिया होगा। आप पढ़ने की इच्छा नहीं रखोगे, टीचर का पढ़ाने का भी इच्छा कम हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम इस बॉल को 50 न्यूटन के फोर्स से पुश करें तो ये बॉल रिएक्शन में 50 न्यूटन के फोर्स से ही हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, हम लोग अभी खड़े हैं, हमारा वेट जो है वो उसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हमारा वेट का डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की ओर है और अर्थ अब क्या कर रहा है, हमको हमारे वेट के अपोजिट हम पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, जस्ट परपेंडिकुलर। हमारा भी फोर्स परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड था, तो अर्थ हम पे परपेंडिकुलरली अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो हमारा वेट अगर एक्शन है तो अर्थ का नॉर्मल फोर्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग न्यूटन के थर्ड लॉ तक समझ गए होंगे। अब थर्ड लॉ के एग्जाम्पल में जैसे हम लोग चलते हैं, हम लोग जो वॉक करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक पैर से धरती को पुश करते हैं और उसके रिटर्न में धरती हमको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रॉकेट का चलना, रॉकेट पीछे की ओर तेज नोजल से
क्या निकालता है? स्मोक, और उस स्मोक के रिएक्शन में रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी हॉस पाइप देखे हैं? वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो उसमें ऊपर ऊपर 10 मंजिला बिल्डिंग, 20 मंजिला बिल्डिंग, तो बहुत तेज रफ्तार से पानी निकलता है हॉस पाइप से। तो उसको पकड़ने के लिए 2-3 फायर फाइटर खड़े रहते हैं। एक फायर फाइटर अगर उसको पकड़ेगा तो पानी जितने तेजी से आगे जा रहा है उतने तेजी से ही पीछे आएगा। फोर्स लग रहा है तो एक व्यक्ति अगर होगा तो वो गिर जाएगा, उसको संभाल नहीं पाएगा। उसी के अपोजिट कहते हैं कि गन को सही पोजीशन में रख के फायर करना चाहिए, नहीं तो गन का जो रिकॉयल आएगा वो हमारे कंधे को इंजर्ड कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग अगले क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेंगे, और शायद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए 2 लेक्चर लेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों ने सिस्टम बनाया है। हमारे पास 3 सिस्टम है। सबसे पहला हो गया हमारा MKS। MKS को ही अब SI सिस्टम भी कहते हैं, स्टैंडर्ड। MKS के बाद दूसरा सिस्टम है CGS, और तीसरा सिस्टम है FPS। अब यहाँ पे M जो है वो लेंथ के लिए है। M किसके लिए है? लेंथ के लिए। K जो है वो मास के लिए, और S जो है वो टाइम के लिए। तीनों सिस्टम में उसी ढंग से है। C है लेंथ के लिए, G है मास के लिए, S है टाइम के लिए। F क्या है? लेंथ के लिए। P क्या है? मास के लिए। S क्या है? टाइम के लिए। अब आप लोग शायद MKS, CGS और FPS को पहचान रहे होंगे। ठीक है, MKS, M मतलब क्या हुआ? मीटर। M क्या हो गया? मीटर। C क्या हो गया? सेंटीमीटर। F क्या हो गया? फुट। F क्या हो गया? फुट। अब देख रहे हैं कि मीटर भी लेंथ मेजर करने के लिए है, सेंटीमीटर भी लेंथ, और फुट भी लेंथ। K फॉर किलोग्राम, G फॉर ग्राम, P फॉर पाउंड, P फॉर पाउंड। यानी कि ये भी केजी भी मास का है, ग्राम भी मास का है, और पाउंड भी मास का है। पाउंड में मेजर करके कुछ आज तक खरीदे हो? केक खरीदते हो ना? 1 पाउंड, 2 पाउंड, केक तो पाउंड में ही लेते होगे। ठीक है, उसके वेट को याद रखना, और कभी पाउंड और केजी के बीच में रिलेशन फाइंड करना। ठीक है, और S फॉर सेकेंड, यहां भी S फॉर सेकेंड, यहां भी S फॉर सेकेंड। यही है हमारा मेजरमेंट सिस्टम।